हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में आपको बोहर का परमाणु मॉडल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट, आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसी परमाणु मॉडल को नील बोहर ने मॉडिफाई किया। ठीक है, देखिए नील बोहर से पहले रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल दे चुके थे। ठीक है, यानी कि नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में से कमियां निकाली और किसके सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर इन्होंने कमियां निकाली। ठीक है, और इन्होंने एक अपना नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, यानी कि नील बोहर ने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया और अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप स्टार्टिंग में इसको ऐसे लिखेंगे कि नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बोहर की परिकल्पना, यानी कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां निकाली थी उन कमियों को हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि उनकी परिकल्पनाएं लिखेंगे जो बोहर ने परिकल्पनाएं दी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर परिकल्पनाएं इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए यहाँ पर परिकल्पनाएं नाम लिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केवल इफेक्ट को देखा जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आज तक किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या क्या परिकल्पनाएं की। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक परमाणु मॉडल है और जैसा कि आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रोटॉन के चारों तरफ आप देख सकते हैं इसमें कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाएं बनी हुई हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कक्षाएं होती हैं बिल्कुल निश्चित त्रिज्या की होती हैं, फिक्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी है। ठीक है, यानी कि निश्चित त्रिज्याओं की ये कक्षाएं होती हैं और इन निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से गति करते रहते हैं और अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। अपनी कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करते हैं जब तक कि कोई बाहर से एनर्जी ना मिल जाए। ठीक है, केवल अपनी ही कक्षाओं में गति करते रहते हैं, यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूम सकते हैं। यानी कि ये जो कक्षाएं हैं निश्चित त्रिज्या की हैं, इन निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूम सकते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। उसके बाद देखिए बोहर ने दूसरी परिकल्पनाएं क्या की। ठीक है, तो देखिए दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते समय कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो जो है इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को खोता चला जाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, और इस परमाणु का कोई भी स्थायित्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट क्लियर है कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने तीसरी परिकल्पना क्या की, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण करके ऊंची कक्षा में चला जाता है। यानी कि परमाणु को हम बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो उस परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को ग्रहण करेगा और अपने से ऊंची कक्षा में चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10 की घात 8 सेकंड तक ठहर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊंची कक्षा में 10 की घात 8 सेकंड तक ही ठहरेगा। ठीक है, उसके बाद वापस अपनी कक्षा में लौट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डायग्राम से समझते हैं। देखिए यदि हम किसी परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा दें, ठीक है, यदि हम किसी परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा दें तो उस परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करके अपनी कक्षा से ऊंची कक्षा में चला जाता है और वहां पर केवल 10 की घात 8 सेकंड तक ठहरता है और अब वापस अपनी कक्षा में लौट आता है। ठीक है, तो इसमें यही बात कही गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण करके
ऊंची कक्षा में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁸ सेकंड तक ठहरता है और वापस अपनी कक्षा में लौट आता है। उसके बाद देखिए इसके थर्ड पॉइंट में ही आगे लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बताया, यदि किसी परमाणु को एनर्जी दी जाती है, ठीक है, यदि किसी परमाणु को कोई बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो उस परमाणु का कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से ऊंची कक्षा में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, और नीची कक्षा में जब वापस आएगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यदि उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती न्यू हो, ठीक है, यदि उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती न्यू हो तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, E2, तथा नीची कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, E1 हो, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, Hν इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि Hν इक्वल टू हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1, यानी कि जो हाई एनर्जी है उसमें से लो एनर्जी को घटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि E2 माइनस E1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से न्यू का मान निकाल देंगे, तो न्यू इक्वल टू E2 अपॉन E1, ठीक है, अपॉन H, ठीक है, यानी कि H को इसके बटे में लेकर जाएंगे, न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो E2 माइनस E1 है उसको डेल्टा E लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E अपॉन H, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली कंडीशन, यदि उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, ठीक है, यदि क्या हो, उत्सर्जित जो विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्डा हो, तो देखिए क्या होगा, तो न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। तो देखिए न्यू के स्थान पर यहां पर आप देख सकते हैं, न्यू के स्थान पर C अपॉन लैम्डा को रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या कंडीशन होगी, C अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H, ठीक है, यानी कि हमने न्यू के स्थान पर C अपॉन लैम्डा रखा है, ठीक है, और डेल्टा E अपॉन H को इसी प्रकार से लिखा है डेल्टा E अपॉन H, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HC इक्वल टू डेल्टा E लैम्डा, ठीक है, यानी कि HC इक्वल टू डेल्टा E लैम्डा, ठीक है। यहां से हम लैम्डा का मान निकालेंगे तो डेल्टा E को इसके बटे में लेकर जाएंगे, ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा E, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, यानी कि लैम्डा इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा E, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यदि आप बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिख कर आएंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।